अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी बजट पेश हो चुका है और बजट आने से पहले जो हम अपने प्रोग्राम्स में जिस हवाले से बात की जा रही थी वो यही एक चीज़ थी कि इंतहाई अहम ये बजट होगा। इसकी कई डायमेंशंस होंगी इसको परखने की। सबसे पहले तो ये कि अगर ये आईएमएफ के हवाले से है, आईएमएफ के प्रोग्राम को देखते हुए है और आईएमएफ के टारगेट्स और जो आईएमएफ ने हमें कही थी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो ये बड़ा सख्त बजट होगा, बल्कि हकीकत पसंदाना जैसे हम कहेंगे वो होगा। लेकिन अगर इसे सियासी तौर पर देखें और ये इलेक्शन ईयर का बजट देखें तो इसमें ये बात पहले भी कही जा रही थी कि बहुत एक्सपेंशनरी होगा और इसमें आवाम को खुश करने की कोशिश की जाएगी। तो यकीनी तौर से अब ये बात बहुत वाज़ेह है कि जनाब जिस तरीके से पाकिस्तान के इस आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जिस तरीके से पेंशन में इजाफा किया गया है, रिकॉर्ड लेवल पे तनख्वाहों में इजाफा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, किसी नए टैक्स का ना आना और फिर वो तमाम सेक्टर जिसके हवाले से बात की जा रही थी कि इकॉनमी को डिसिप्लिन करने के लिए, मईशत को दस्तावेजी सूरत में ढालने के लिए जिनका टैक्स नेट के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली होलसेल, रिटेल, ताजिर, ये तमाम लोग, रियल इस्टेट, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कयास की जा रही थी कि अगर एक फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से बात की जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से बात की जाएगी तो इनको ज़रूर टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये सब स्टेक होल्डर और ये सब वोट बैंक हैं और इस वोट बैंक को छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है इस पूरे बजट की एक्सरसाइज में। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अपने गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराते चलूँ। जफ़र हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर निचकारी कमीशन। इसके साथ साथ असद अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो माहिर मालियाती उमूर हैं, और कैसर अहमद शेख साहब भी जो कि तर्जुमानी करेंगे मुस्लिम लीग नून की, वो मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो इस बजट को हाई एक्सपेंशनरी बजट कह रहे हैं। एक अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस बजट को देखा जा रहा है और वो इत्तेहादी हुकूमत जिसने अब इलेक्शन मोड में जाना है उसमें जो इस वक्त लेस देन 0.5% जीडीपी ग्रोथ को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 3% की ग्रोथ, 9,200 अरब रुपए के टैक्सेस के महासिल इंतहाई खुशकुन कहे जा रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ तो आईएमएफ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ 35% तक इजाफा करके तनख्वाहों में और 17.5% इजाफा करके पेंशन में आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस हद तक हकीकत पसंदाना बजट है कैसर साहब? इमरान सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अच्छे सवालात आपने किए। आईएमएफ के साथ हम मुसलसल बातचीत में हैं। ये ठीक है कि अभी स्टाफ लेवल भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये बजट की भी डिटेल आईएमएफ ने हमसे मांगी थी और हमने रिलेक्टेंटली उनको ये बजट की डिटेल भी दी है। आईएमएफ का यही कहना था थ्रू आउट कि आप जो ऐसी क्लास है जो कि हमेशा मराहत लेती है, मराहत याफ्ता क्लास को आप सब्सिडीज देने की बजाय आप टारगेटेड सब्सिडी दें। तो इस बजट में आपने डायरेक्शन देखी है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है, पहली बार, क्योंकि मैं भी इस बजट में शामिल रहा हूँ, कुछ मैंने अपनी भी बातें की और मुझे खुशी है कि कुछ मेरी बातों पे अमल भी हुआ। पहली बार एसएमईज के ऊपर जोर दिया गया। देखिए, इंजन ऑफ ग्रोथ हमारा एसएमईज है। हमारे यहाँ टोटल लोन जो एसएमईज को मिलता है वो 7% मिलता है। बैंक लोन नहीं देते, उनके पास कलेक्ट्रल नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो ये अभी हुकूमत ने उसकी तरफ, एक तो उनका रेट कम किया है, इंटरेस्ट रेट एसएमईज पे, और फिर उनको कहा है कि अगर बैंक को कोई रिस्क है तो उस रिस्क का भी 20% जो गवर्नमेंट जो है वो उनको पे करेगी। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंजन ऑफ ग्रोथ ही हुई है, हम जितने कर्जे देते रहे, बड़ी इंडस्ट्री को देते रहे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते रहे, उसमें तो टेक्सटाइल का पूरी दुनिया में 2% शेयर है, हम उसी एक ही इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो करते रहे। और जो दरमियाना तबका था ना, जो लोग हैं, वो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इस वक्त अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में। फिर आईटी की तालीम थी, आईटी की तालीम आप देख रहे हैं कि आईटी के एक्सपोर्ट हमारे पड़ोसी मुल्क में
कितने ज़्यादा हमसे हो गई। तो मैं खुद फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसके 35 साल से बोर्ड पे हूँ, जो कि आईटी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने चिन्योट में भी पाकिस्तान का सबसे अच्छा कैंपस, अगर आप इमरान तशरीफ लाएं वहाँ देखें, सर पाकिस्तान का बेस्ट यकीनन कैंपस देखेंगे। हमें आप वहाँ जो मिला है। बात तो कर रहे हैं आईटी इसमें कोई शक नहीं कि एसएमईज जो हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बट दी टू आज ये जो है ये एक सेगमेंट है पूरी इकोनॉमी का, ये पूरी इकोनॉमी नहीं है। बात ये है कि होलसेल रिटेलर वो सारे जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं उनको तो आप टैक्स नेट के अंदर लेकर नहीं आए, उल्टा आपने बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर फर्दर जो है वो इसको स्क्वीज करने की कोशिश की। आपको पता है कि बैंक ट्रांजैक्शन 2015 में जब आपने उसके ऊपर टैक्स किया था कितना कैश इन सर्कुलेशन बढ़ गया था, कितना वहां से पैसा निकला था। अब बात यह है कि ये आप एक दो सेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं या फिर ये जो होलसेलर रिटेलर पूरा पॉलिटिकल कैपिटल आपका है उसको आपने बचाने की कोशिश की है? देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, जो आपने पहले इंट्रोड्यूस कराया। मैं तो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें यानी रिटेलर पे टैक्स नहीं है, होलसेलर पे टैक्स नहीं है, और ये जो क्लास है ना, जो ये देखिए ना, अच्छा लेकिन उसमें हुआ क्या, ये जो आप बैंक की ट्रांजेक्शन कह रहे हैं ना, बैंक की ट्रांजेक्शन आप देखेंगे अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है, होती है बैंक के थ्रू। अगर वो कैश की तरफ चले गए तो उसका नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो अरबों रुपए का बैंक की ट्रांजैक्शन है वो सारे दिखाई नहीं जा रहे। ठीक है, मैं इस पॉइंट को जरा 0.6% सुबानी साहब की तरफ रखता हूं। जफर सुबानी साहब, मैं थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि बैंक ट्रांजैक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त कैश इन सर्कुलेशन 45% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स पहुंच चुका है, यानी इतना पैसा वहां से निकला है। बहरहाल जफर साहब क्या कहेंगे, सिर्फ एक एसएमई और आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस करके जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको पॉलिटिकल कैपिटल के हवाले से कुछ अप्रोच नजर आ रही है कि यहाँ पे मतलब जो एक रियलिस्टिक बजट होना चाहिए था, शायद वो नहीं है, इलेक्शन ईयर का बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात ये कि बजट की एक्सरसाइज हर साल होती है और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिद्दत नज़र आई इस बजट के अंदर कि जो जिस तरीके से हम हर साल हम जो है जा रहे हैं, डिच में जा रहे हैं, कोई चीज़ स्ट्रक्चरली कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इतनी हम बातें करते हैं, इतनी सारी कमेटियाँ बनती है, लेकिन कोई ठीक है 35% आपके इंक्रीज कर दिया, चैलेंजेस थे, बट बात ये कि आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए बिकॉज ऑब्वियसली जो है ना पॉवर्टी लेवल का इशू है। पर स्ट्रक्चरली कुछ चीज़ तो इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आप रियल स्टेट के ऊपर है, आप लोगों की ज़मीनें टनों के हिसाब से ज़मीनें पड़ रही हैं विदाउट टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल स्टेट आपका होलसेलर्स है, रिटेलर्स हैं, कोई कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। आई थिंक इस बजट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईएमएफ का जो इस वक्त जो है वो तकरीबन हम 6 महीने से हर रोज आईएमएफ के बारे में सुनते हैं कि आज आया आईएमएफ, और आईएमएफ कहता है कि ये आप चीजें करें जो हमें खुद करना चाहिए। आईएमएफ इज बेसिकली ओवरऑल जो है फाइनेंशियर है, हमें अपना घर यही चलाना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। आई अंडरस्टैंड ये आपका इलेक्शन ईयर है, बट देन फाइन, अभी जो है उससे कोई चीज नजर नहीं आई। इतनी आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटियां बनी, बहुत सारी कमेटियां बनी, बड़े बड़े लोग शामिल उसके अंदर हैं, बट बॉटम लाइन ये कि इस बजट को देखने के बाद आपके पास पैसा नहीं है। रेवेन्यू भी आपने 9.2 ट्रिलियन बताया है, जो कि आप इतना आसानी से नहीं है 23% इंक्रीज करेंगे। खर्चों के अंदर आपने तादाद की है, आपने सैलरियां बढ़ाई है, प्लस आपने डेवलपमेंट खर्चा है, हम किस तरह मैनेज करेंगे? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई जो हमें आगे जाके हम एक असद अली शाह साहब, अब जाहिर के बजट आ चुका है, नंबर आ चुके हैं, इसके ऊपर कमेंट्री जो है वो रिसर्च हाउसेस भी कर रहे हैं, आपने भी उसके ऊपर कमेंट किया। ये बताइएगा किस हद तक आप इसको हकीकत पसंदाना कहेंगे या खुशकुन कहेंगे, आईएमएफ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इलेक्शन ईयर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्या है ये बजट? शाह साहब पूछ रहे हैं? जी, शाह साहब से मैं पूछ रहा हूँ। असद अली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इमरान। देखें, ये जैसे जफर भी बात कर रहे थे, बात ये है कि ये जो जिन हालात में ये बजट आया है वो भी हमें सबको पता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी अनयूजुअल ईयर। यानी
40% इन्फ्लेशन चल रही है आपकी, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो तकरीबन 0.29% ग्रोथ रेट बताई गई है, लेकिन जब पूरे साल का जब आएगा फिगर तो ये -2-3% हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी, तो स्टैगफ्लेशन में है हम। और दूसरी तरफ से ये भी हमें पता है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। 3 मरतबा IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है, और पिछले 6 महीने से जैसे बात हो रही थी कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा या नहीं होगा, तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोग्राम जो है ये तो 30 जून को खत्म के बावजूद के हमारी हालात जो है फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट्स और डेट रीपेमेंट की हमारी कैपेसिटी नहीं है, उसके बावजूद ये बजट इस तरह से बनाया गया है कि आप ये देखें कि पिछले साल की जो बजट एलोकेशन थी 9.5 ट्रिलियन, उसके मुकाबले में 50% एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया गया है। बजाय इसके कि हम एक्सपेंडिचर को कट करते, कुछ सेविंग्स करते, कुछ रिफॉर्म्स करते, तो 14.4 ट्रिलियन ये कहाँ से आएंगे ये अमाउंट। और उसके लिए रेवेन्यू जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फ्लेटेड है, ऑप्टिमिस्टिक है 9.2 ट्रिलियन का भी। और उसके साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो कि सूबों के पास नहीं जाता, उसको 700-800 बिलियन था पिछले साल मेरे ख्याल में, इस साल 3 ट्रिलियन के करीब कर दिया है वो। तो ये तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक बजट है। कुछ फिगर्स दी गई हैं, और ये बात तो ये हुई थी कि ये IMF से को सेटिस्फाई करने के लिए भी रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये नंबर्स जो हैं वो IMF ने रिव्यू किए हैं या एक्सेप्टेबल होंगे। दूसरी तरफ ये सारी मतलब ये है कि इलेक्शन ईयर पॉपुलर बजट है, और ये स्टेप्स जो कैसर साहब बता रहे थे, SMEs और IT सेक्टर और नौजवानों को प्रमोट करने के लिए, ये तो अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन दीज आर टू लिटिल, एग्रीकल्चर ऑल्सो, लेकिन दीज आर टू लिटिल टू लेट। बहुत ही कम उसमें एलोकेशंस हैं। और असल चीज़ ये है कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर 13.3 ट्रिलियन का करंट एक्सपेंडिचर, इस सूरत हाल में ये इससे कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा। आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं। अब ये इस आउटगोइंग ईयर में फिस्कल डेफिसिट जो है बताया जा रहा है कि 7% होगा। अब अभी मैंने कैलकुलेट किया है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने 9 मंथ्स में जो इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट किया है, टोटल डेट जो है पिछले साल जून में टोटल डेट हमारा जो था वो तकरीबन 50 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि अभी 60 ट्रिलियन 49.9 से 59.9, सो 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो डेट बढ़ गया है। और पूरे साल का GDP जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 85 ट्रिलियन है। तो उसके हिसाब से अगर आप उसको टोटल देखें ना, डेफिसिट जो है वो तो यही है ना कि आपका खर्चा जितना ज़्यादा होगा आपकी इनकम से, तो वो डेट बढ़ेगा आपका, और तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो जो डेट खुद गवर्नमेंट बता रही है वो 10 ट्रिलियन बढ़ा है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो इट कम्स टू 11.8% जो है फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी आपका। और ये अभी तो ये डेट जो है अगले 2-3 महीने में, मतलब जून तक जो है ये 14 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये तो 15% जाके आपका फिस्कल डेफिसिट है। तो ये हर साल जो है गवर्नमेंट जो है ना फिस्कल डेफिसिट गलत रिपोर्ट करती है, और ये एक्सचेंज डिफरेंस जो है, जो सिंपल अकाउंटिंग है, उसकी अकाउंटिंग नहीं करती। अच्छा, तो इस सूरत हाल में इतना बड़ा जो है ये सारी बातें हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल प्रोविजनल फिगर्स हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी अगली गवर्नमेंट आके IMF करेगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, इसके ऊपर भी आऊंगा कि अगली गवर्नमेंट आके IMF प्रोग्राम करेगी, लेकिन क्या मौजूदा गवर्नमेंट ये अपने आदादो शुमार जब IMF के सामने रखेगी तो IMF को मुतमईन कर पाएगी या नहीं, ये मेरा सवाल होगा कैसर अहमद शेख साहब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कैसर साहब से ये जानेंगे कि IMF को ये मंजूर होगा, क्योंकि जो टारगेट्स स्पेशली जो रिक्वायरमेंट थी फिस्कल डेफिसिट की, जो 4% के ऊपर IMF कह रहा था, वही यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, वही यहाँ पे आप IMF के पास क्या लेके जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। कैसर शेख साहब, अब ये बताइए आईएमएफ को आप मुतमईन कैसे कर पाएंगे इन टारगेट्स के हवाले से? फिर दूसरा ये कि अगली हुकूमत जो है वो लामहला उसको आईएमएफ के पास जाना होगा, और अगर इलेक्शन के बाद आप खुद भी अगर मुंतखब होकर आ जाते हैं तो कितना मुश्किल होगा इन टारगेट्स को अचीव करना। कैसर साहब। इमरान सुल्तान, ये टारगेट जैसे कि अभी सारी डिस्कशन हुई है, इस वक्त हम मुल्क बहुत ही तकलीफ दे मराइल से गुजर रहा है। और ये बात मैंने आज नहीं कर रहा, मैं कोई 12 मई को 2022 को तकरीर की और सिर्फ एम्फसाइज किया कि आप लड़ाई झगड़े के ऊपर जोर न दो, ये ना दो कि इलेक्शन, उस वक्त पीटीआई कहती कि फौरन इलेक्शन करवा लो। तो मैंने कहा कि जब तक आप मिल के नहीं बैठेंगे, हमारा मुल्क तो एक ऐसी कंडीशन में है कि वेंटिलेटर पे है हमारी इकानमी, उस वक्त मैंने कहा। और जब तक तमाम डॉक्टर और सारे मिल के नहीं बैठेंगे, ये जो बजट आया है ना जी, इसमें एक बात तो क्लियर है कि 9,200 अरब तो वसूल करना जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मौजूदा टारगेट को भी ले लेना तो 21% अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और फिर 3.5% ग्रोथ की बात है, तो 25% इंक्रीज तो ऑटोमेटिक है ना, नया टैक्स नहीं भी लगा तब भी। लेकिन बात यह है कि इससे मसले हल नहीं होते ना, हमें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत हो रही है। आप देख रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट इस साल 7,000 अरब रुपए की बताई गई है, कि जो कि मौजूदा साल जो क्लोज हो रहा है 7,000 अरब रुपए की, और अगले साल भी तकरीबन 6,500 अरब रुपए की है। और फिर ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,900 अरब रुपए हम कह रहे हैं, वो अब किस किस चीज़ पे लेना है वो पता चलेगा। ये पहली बार इतनी बड़ी फिगर जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये तो क्योंकि एफबीआर के पास तो और कोई कैपेसिटी नहीं, करना चाहिए था ना रिटेल सेक्टर पे, या नए लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ हुआ है ना इन हालात में, मौजूदा मुश्किल हालात में, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पहली बार हमने एसएमईज के ऊपर पूरी तवज्जो की है। हुकूमत ने कहा है कि इसी पे तो सवाल उठ रहा है कि मौजूदा नामसाइद हालात में कि जब बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत थी, तब जो है वो 35% जो है तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, 17.5% जो है वो पेंशन में इजाफा हो रहा है। ये वक्त तो कुछ और तकाजा कर रहा था। नहीं इमरान, देखो ये बात सही, जो आम हालत भी है ना सरकारी मुलाजमीन, आप ऐसे उसको वन साइडेड न लो। जब 40% आपके इन्फ्लेशन रहा इस साल, तो आप अगर तनख्वाह उनसे काम लेना है आपने, मकसद ये है कि ठीक है 30% अगर इजाफा दिया तो अब एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं। सरकारी मुलाजमीन कितने होंगे इस मुल्क में? 1 मिलियन, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? साथ अब ये जो बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ता है, फिर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है और बढ़ेगा। क्लास जो कि बिस्प के अंदर है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर है, वहां सिर्फ 12.5% बढ़ा रहे हैं। ये 12.5% बहुत, वहां भी काफी बढ़ा ना जी, ओवरऑल अमाउंट काफी उसमें बढ़ गया। तो पेंशन से 17.5% बढ़ी, और ये बेसिक तनख्वाह है ना 30 और 35%। अगर आप टोटल तनख्वाह पे इसको देखेंगे तो ये भी कोई 20% के ऊपर नहीं जाएगी। ये बेसिक का इंक्रीज है, मेरी की टोटल सैलरी की इंक्रीज नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, जफर सुबानी साहब, हुकूमत जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। कैसर साहब, मैं जरा जफर साहब से बात करूंगा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे, और पहली दफ़ा इन नामसाइद हालात के अंदर अच्छा बजट दिया। हमेशा हम एक चीज़ देखते थे बजट में, आप मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी हैं, कि हमेशा बड़ी एलोकेशन होती थी कि हम प्राइवेटाइजेशन से और अपने जो वाइट एलिफेंट्स हैं उनको बेचकर, लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को बेचकर हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें, होता कुछ नहीं था। लेकिन इस मरतबा तो कुछ करने की जहमत भी नहीं की गई है वहाँ पे। सर देखें, जिन हालात के अंदर अच्छे हालात भी थे हमारे, अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर इतने चैलेंजेस हैं, मतलब वेरियस, अगर जब जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो उसको प्रमोट कर रही होती है, और जब अपोजिशन में होती है उसके खिलाफ बात कर रही होती है। इसके अलावा जो है आपका ब्यूरोक्रेसी का पूरा वक्त कोशिश होता है कि वो कमेटीज पे कर रही होती है, कोई चीज भी जो है उसको आगे नहीं बढ़ा रही होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके जो है वो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की वजह से डरे हुए होते हैं। बट हमने अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन बोर्ड पे मैं काफी सालों से हूँ, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी नहीं हासिल की है, और चीजें हम चाहते हैं इसके अंदर रेगुलर होते हैं, बट जितने भी इसके अंदर पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है कहीं ना कहीं से रुकावट होती है इसके अंदर। ये साल हमने जब शुरू किया पिछले साल के अंदर, तो ये जो पावर प्रोजेक्ट बड़े आसानी से जो है ना वो हो सकते थे, लेकिन फिर जो है वो कोविड का एक चैलेंज आया,
उसके बाद फिर आपका जो है पूरी गवर्नमेंट प्राइवेट जो पावर सेक्टर है उसकी पूरी के पूरी जो है ना वो रीविजिट हुई टैरिफ के अंदर। इन हालात में डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टर जो बाहर से आता है, इनफैक्ट लोकल भी है, वो जब तक का उसकी इवेल्युएट नहीं कर लेता है और जब तक स्टेबिलिटी को देखता नहीं है तो वो ज़ाहिर चीज़ें रुक गई हैं। बड़ा हमारा इलस्ट्रेशन प्रोग्राम था आपका, लेकिन ये कि डिफरेंट वजूहत की वजह से कोई खातिर खा कामयाबी हमारी नहीं हुई है। और आज के हालात के अंदर अब जैसा स्टील मिल है, स्टील मिल का जो एक ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर बना है बहुत ही सिंपल कर दिया है कि एक अलग से एंटिटी बना दी है और जो भी गुड एसेट्स हैं उसको वहां पार्क कर दिया है। पर इसके बावजूद भी क्योंकि जाहिर है कि जब इंपोर्ट बंद है आपका और लोगों को मुश्किल होती है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए और आपके जो है प्रॉफिट्स का नहीं है, उन हालात में जो भी इन्वेस्टर्स, जो 3-4 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शुरू किया है, उन्होंने अभी मना नहीं किया है, बट दे स्टिल जस्ट वेटिंग दैट पॉलिटिकल चीजें शुरू सही हो और इकोनॉमी की पोजीशन कम से कम एक स्टेबिलिटी हो, ताकि एक अच्छा बायर मिले और आपके एसेट जो है उसकी कोई अच्छी वैल्यूएशन हो सके। ठीक है, समझ में आती है बात। असद अली शाह साहब, अब ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में जो अगली हुकूमत होगी उसके लिए ज़ाहिर है कि IMF में ही जाना पड़ेगा, फिर एक मिनी बजट जो है वो लामहला आएगा और वो कितना फिर आप सख्त देख रहे हैं अगर ये इकदाम इस बजट के हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं पहले भी यही कह रहा था कि ये जो फिगर्स हैं, जो ये बजट है, ये तो वर्केबल ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी मैं कैसर साहब को एक चीज़ और बता रहा था, पहले भी मैंने बताई, जो बजट में बताया गया है कि इस साल जो ख़त्म हो रहा है इसमें 7,000 बिलियन का डेफिसिट जो बताया गया है, वो एक्चुअली 9 महीने में जो डेट आपका बढ़ा है वो वही आपका तकरीबन 10 ट्रिलियन यानी 10,000 बिलियन तो हो चुका है। और अभी 2 महीने 3 महीने जो जून तक जो है ये कम से कम 12,000 बिलियन हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, अब जो बजट टारगेट्स हैं उसके हिसाब से जो अगले साल का जो फिस्कल टारगेट है डेफिसिट का, जो कि जाहिर है बहुत कम है, वो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं काफ़ी रेवेन्यू कलेक्शन के, हमने जैसे बात की टैक्स और नॉन टैक्स दोनों की, तो उसके लिए ये रखा गया है कि अगले साल 5,000 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन जो है वो बैंकिंग सेक्टर से गवर्नमेंट जो है बोरो करेगी। अच्छा। अब ये मुझे बताएं कि टोटल डिपॉजिट्स इस वक्त जो बैंकिंग सिस्टम की है इमरान, वो 22 ट्रिलियन है। तो अगर टोटल इंक्रीज होती है डिपॉजिट्स जो हैं से अगर वो 15% भी होती हैं तो ये 3.34 ट्रिलियन होंगी। तो ये गवर्नमेंट कैसे करोगी? मतलब ये एक तो ये कि सारी की सारी डिपॉजिट्स जो है अगले साल जो है प्राइवेट सेक्टर को जीरो मिलेगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सूरत हाल होगी आपकी, जो गवर्नमेंट खुद बता रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो बजट जो है ये पूरे साल के लिए होगा मौजूद उसमें, या एक शॉर्ट टर्म 3 महीने का व्यू लेकर, इलेक्शन के व्यू लेकर है उसके बाद? जी शाह साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बजट जो है ये सारा चेंज हो जाएगा और जाहिर है और लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ये है कि ये अगस्त तक जो है IMF प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई इरादा है, क्योंकि इन प्रोग्राम जो इन फिगर्स के साथ जो IMF प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। तो ये इसका मतलब ये है कि दिसंबर तक जो है आप डेट सर्विसिंग कैसे करेंगे, और बहुत बड़ा रिस्क है आपका सॉवरेन डिफॉल्ट का होने का। और अगर वो उससे बच गए तो आपको पूरा न सिर्फ IMF प्रोग्राम चाहिए, हाँ। आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग चाहिए, जिसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जब भी 2-4 लोगों के जो पॉलिसीज इस वक्त बनाई जा रही हैं, और आपने सुना शाह साहब को भी आप बताइएगा कि सॉवरेन डिफॉल्ट का जो खतरा है वो और संगीन होता चला जाएगा। मैं अभी उस पर आता हूँ। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी आर्म फोर्सेज ने क्या कुर्बानी दी है। ये आज से 6 साल पहले इंडिया का डिफेंस बजट हमसे 4 गुना था, आज उनका बजट 14 गुना हो गया, 14 टाइम्स सिर्फ 6 साल में। यानी हमारा बजट उस वक्त $10 अरब था,
और इंडिया का 40 अरब डॉलर था। आज हमने जो अभी ये बजट आया है उसमें 1800 अरब रखा है डिफेंस का, जो 6 अरब डॉलर बनता है सिर्फ, और इंडिया का 84 बिलियन डॉलर है, 14 टाइम्स। तो हमारी फोर्सेज ने बड़ी कुर्बानी। और ये आप इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी का साइज देखें, आप अपनी इकोनॉमी का साइज देखें। आपका मुकाबला डिफेंस में तो आप इंडिया का ही 4 जंगें आपने लड़ी है, किससे कंपेयर मैं करूं? अपने दुश्मन से ही कंपेयर करना है ना, जिसने आप पे हमले किए हैं, जिससे आप वो तो जाहिर है कि बिल्कुल होना चाहिए, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना कम कर देंगे, अगर आप अपने लोगों के कुर्बानी देखिए, IMF ने भी इस पे जोर दिए। आप ये अंदाजा कर लीजिए, अपने 40% अपने खर्चों को घटाया, यानी 10 अरब डॉलर से जो हमने हमारे 10 अरब डॉलर से। अच्छा सर, ये बताइएगा IMF क्यों कंक्लूड नहीं कर पा रहा? 9th रिव्यू के बाद IMF क्यों पैसे नहीं दे रहे? जरा क्या कोई पॉलिटिकल अज़ाइम लग रहे हैं आपको IMF के? देखिए, वो खित्ते में जो पॉलिटिकल है वो तो अपना रहता ही है, लेकिन इमरान सुल्तान असल जो सामने उनकी बात आई है, वो कहते हैं कि आप 6 बिलियन डॉलर की फर्दर फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करें। क्योंकि IMF लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ना, तो वो उनके अभी मुख्तलिफ कंडीशनें उन्होंने दी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की। हमारा ये है, मैं आपको बताऊं, हमने ये तय किया हुआ है कि हम IMF से उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे और हम उनसे बिगाड़ेंगे नहीं। वजह क्या है कि IMF के बगैर जो हमारी सूरत हाल है ना, फौरी तौर पे और कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगी नहीं। इस वक्त डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ सिर्फ 1 अरब डॉलर आ रही है, और आप फिर कहते हैं इंडिया से कंपेयर क्यों करें, उनके 70 अरब डॉलर आ रही है। बांग्लादेश में नहीं सर, मैं जो बात कह रहा था शायद मैं आपको सही तौर पर कह नहीं सका। मैं ये कह रहा था कि उनकी इकोनॉमी का साइज अलग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज अलग है। वो 1 अरब तकरीबन 45 करोड़ की मार्केट है दुनिया के लिए। हम 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम अगर अपने फिस्कल हाउस को डिसिप्लिन करने की बात कर रहे थे यहाँ पर। जी कह रहा हूँ कि हमने काफ़ी हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिर्फ अब जो एक्सपेंडिचर हो ना आम आदमी के लिए हो, यानी बजाय के डिफेंस फोर्सेज, मैं उससे एम्फसाइज कर रहा था कि उन्होंने भी माना है इस बात को ना, डिफेंस फोर्सेज ने, कि हमारे बेशक अखराजात कम कर दिए, लेकिन आप आम आदमी को कर दे। आप IT के लिए, IT में बहुत स्कोप है, और आप अपने IMF के साथ तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। जफर साहब ये बताइएगा, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया जफर साहब, ये बताइएगा। मैं ऐड करूंगा इमरान जी, मैं ऐड करके, जो जिस तरह ये एक कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है, जो ये इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन चल रही है लास्ट 7-8 मंथ से, एक ये ब्लेसिंग भी आई है कि जो हमारे आपके जो प्राइवेट सेक्टर है और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं, वो एक रियल मानों में कोशिश कर रही है कि जो चीजें पाकिस्तान में बन सकती है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है, एंड देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज आल्सो। तो जहां पे हम ऑब्वियसली चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये इंपोर्ट का डेफिनेटली इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ा है, जो आपकी GDP का इम्पैक्ट आता है। बट एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक ब्लेसिंग ये हुई है कि जो कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं और दूसरी कंपनीज हैं, उन्होंने जो है रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ भी कोशिश की है, और वो चीज जो बन सकती है यहाँ पे, उस पर एक कोशिश हो रही है, जो ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट फौरन तो नहीं आएगा, बट आई थिंक दिस ऑल्सो थिंग शुड रिकॉग्नाइज दैट लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट्स को, तो हमें अपने चादर के अंदर रहना चाहिए। हमारे पास डॉलर होते नहीं है, हमें हर चीज मंगानी होती है, उससे हमें डेफिनेटली जो है ना सोचना चाहिए कि जितने डॉलर उस हिसाब से हम करें। आपकी कुकिंग ऑयल है, 4 अरब डॉलर की हम कुकिंग ऑयल अगर लेते हैं तो कौन सी मुश्किल पड़ती है कि हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सीरियसनेस लोगों की भी नजर नहीं आती, गवर्नमेंट की भी नहीं आती, तो हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए इसमें। असद अली शाह साहब, लास्ट वर्ड। अब आपने कहा कि प्रोविजनल फिगर्स हैं, और अगर जब ये रियलाइज हो के आएंगी तो फाइनल फिगर्स में आप नेगेटिव साइड पे 3% देख रहे हैं, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव 3% पे जाने के लिए 6% की ग्रोथ हमें करना पड़ेगी, तब हमारे मामला सही चलेंगे। नहीं जी, ग्रोथ तो मेरे नहीं ख्याल कि अगले साल मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। देखें, इतनी एक तो ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है, जो मैंने बताया ना आपको कि खुद गवर्नमेंट अगर 5 ट्रिलियन बोरो करेगी, तो मुझे बताया ना कि बैंकिंग सिस्टम जो हमारा है, वो अगर सारा भी बैंकिंग सिस्टम पूरी डिपॉजिट्स गवर्नमेंट को दें, तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा और नेगेटिव होगा।
तो मुझे बताएं कि ग्रोथ कैसे होगी। वो तो नेगेटिव ग्रोथ होगी ना, वो तो एसेट्स बेच के वापस करना पड़ेगा उनको। बहरहाल हम बड़ी अच्छी भी फिगर्स हैं। आप जिस सोच के साथ ये बजट बनाया गया आम आदमी के, आम आवाम के रिलीफ के लिए, वो चीज़ भी यकीनी तौर से हो, और साथ ही साथ जो IMF प्रोग्राम के तहत फिस्कल डिसिप्लिन की बात की, और अगर IMF ना भी कहे तो जो फिस्कल डिसिप्लिन हम चाह रहे हैं वो भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, जफर सुबानी, असद अली शाह साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।